What If Season 3, the finale of this animated What If scenario is here. Yes, total 8 episodes के साथ ये सीरीज यहीं end हो रही है. So let me take you through this journey of callbacks and references one final time. Hi super fans, I'm Swapnil and ये है What If Season 3 का complete breakdown with hidden details and Easter egg. Of course मैंने झूठ बोला है क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसीलिए मुझे इसे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा है क्योंकि यू गाइस नो मेरी वो छोटी डिटेल्स ऐड करने की बुरी आदत. तो इस सीरीज को मैंने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट 1 विल बी एपिसोड 1 एंड 2 का ब्रेकडाउन एंड पार्ट 2, 3, 4 में अगले 2 का ब्रेकडाउन होगा जो 2 दिन के गैप में पब्लिश होंगे. एंड ऑफ कोर्स वो मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो. Let's begin with episode 1. What if the Hulk fought the Mech Avengers? इस एपिसोड की शुरुआत होती है गो अवेंजर्स कार्टून से जो इंस्पायर्ड है 80s के एनिमेटेड कार्टून शो जैसे कि पावर रेंजर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स के फॉर्म से. ऑल्दो ये सभी सीन्स यहाँ पे फ्रेशली रिक्रिएट किए गए हैं, स्पेशली इसमें दिखने वाले टोनी स्टार्क के लॉन्ग हेयर जो रेफरेंस है 1994 की आयरन मैन द एनिमेटेड कार्टून सीरीज का, जहाँ पे टोनी स्टार्क के इसी तरह से लॉन्ग हेयर्स थे. अब इस कार्टून में हल्क से फाइट करने के लिए अवेंजर्स यूज करते हैं टोनी स्टार्क के क्रिएटेड टेक सूट्स, जिसका कॉल बैक हमें एपिसोड में आगे भी देखने मिलेगा. अब दिखता है हमें व्हाट इफ सीरीज का एनिमेटेड इंट्रो जो मैच करता है सीजन 1 एंड सीजन 2 से, बट लास्ट के सीन्स चेंज कर दिए गए हैं इस सीजन के कैरेक्टर्स को दिखाते हुए. हमें दिखते हैं इस वर्ल्ड के सैम विल्सन एंड ब्रूस बैनर जो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के अराउंड दौड़ रहे हैं. यहाँ पे दौड़ते टाइम सैम विल्सन ब्रूस के बाजू से जाते हुए उसे कहता है ऑन योर लेफ्ट. एंड यस, ये कॉल बैक है इस सीन का. On your left. On my left. And again. Don't say it. Don't you say On it. your left. Come on! And yes, finally इस सीन का भी. On your left. बैनर जब अपने हल्क के स्ट्रगल की बात करता है तो उसे हल्क से बचाने के लिए सैम उसे थेरेपी पे लेके जाता है. सेम चीज जो वो कर रहा था जब स्टीव उसे विंटर सोल्जर इवेंट्स के दौरान मिला था. प्लस दिस मैचेस उस मोमेंट से भी जब एंड गेम की इवेंट में भी स्टीव रॉजर्स बाकी लोगों के साथ थेरेपी में जा रहा था. देन सैम ब्रूस को अपनी बोट में लेके जाता है जहां उसकी सिस्टर बैठी है उनके साथ. यस, ये वही सेम बोट है जो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में हमने सैम एंड बकी को रिपेयर करते हुए देखा था. तभी ओशन में एक तूफान आता है एंड ब्रूस हल्क में टर्न होके अटैक करता है, बट देन सैम को पहचान के वो वहां से निकल जाता है. अब खुद को हल्क से सेपरेट करने के लिए ब्रूस बैनर खुद पे ह्यूज अमाउंट ऑफ गामा रेडिएशंस डालता है, बट उसे ठीक करने की जगह एक्सीडेंटली ये क्रिएट कर देता है एक सेपरेट मॉन्स्टर जिसे कहा जाता है एपेक्स. ये लार्ज काइजू जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर. एपेक्स खुद से जनरेट करता है एक आर्मी ऑफ गामा मॉन्स्टर्स. अब इस यूनिवर्स की ओजी अवेंजर्स टीम एक्सक्लूडिंग ब्रूस इकट्ठे होते हैं एंड यूज करते हैं बिगर वर्जन्स ऑफ हल्क बस्टर सूट्स. यस, उससे भी बड़े जो टोनी स्टार्क ने एज ऑफ अल्ट्रॉन की इवेंट में बनाया था. आई मस्ट से कि यहाँ सभी के सूट्स काफी अच्छे दिख रहे हैं. ऑल्सो बैकग्राउंड म्यूजिक टर्न होता है अवेंजर्स के थीम म्यूजिक में एंड अवेंजर्स इन मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं, बट आउटनंबर्ड होने की वजह से 5 मारे जाते हैं. अब बचते हैं सर्वाइविंग सुपर हीरो जिनमें आता है सैम विल्सन एज न्यू कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मोनिका रैम्ब्यू एज स्पेक्टर, बकी बार्न्स एज विंटर सोल्जर, मार्क स्पेक्टर एके मून नाइट, एलेक्सी शोत्सुकोव रेड गार्डियन, मेलिना वोत्सोकोव न्यू ब्लैक विडो, शैंग ची एंड नाकिया. ये सभी न्यू मैक सूट्स के साथ बाकी मॉन्स्टर्स को भगा देते हैं एंड पीस आता है. बट ये पीस सिर्फ अगले 10 सालों के लिए रहता है क्योंकि एपेक्स फिर से रीमर्ज होता है, जिसके बाद अवेंजर्स इकट्ठा होते हैं कुछ अवेंजर्स शील्ड हेली कैरियर पे, प्लस एंड गेम में दिखे कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू फिर से वो सभी एक साथ कनेक्ट होते हैं एंड साथ मिलके इस काइजू से लड़ने की तैयारी करते हैं. मोनिका एंड सैम काइजू के सिग्नल वाली लोकेशन पे जाके उससे फाइट करते हैं, बट देन वो नोटिस करते हैं कि काइजू की आर्मी काफी बढ़ चुकी है एंड ये सभी फॉलो करते हैं उसी एपेक्स हल्क को जो साइज में काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है. मोनिका बक्की की मदद से बैनर की लोकेशन ढूंढ लेती है एंड सैम उससे मिलने जाता है एक रिमोट आइलैंड पे. अब ये सिमिलर है शी हल्क वाली सिचुएशन के, जहां हमें पता चला था कि इन्फिनिटी वॉर के बाद बैनर ऐसे ही रिमोट आइलैंड पे खुद पे टेस्ट कर रहा था एंड देन स्मार्ट हल्क क्रिएट हुआ था. इनफैक्ट उसका ये हट तो पूरा मैच करता है शी हल्क वाले हट के
डिजाइन से। ऑल्सो हाँ, बैनर का इस तरह से जंगल में जाके सेटल होना कॉल बैक है 2003 की हल्क की एंडिंग का, जिसमें ऑफ कोर्स मार्क रफेलो वाला बैनर नहीं है बल्कि एक्टर एरिक बैना वाला बैनर है, जो इसी तरह के जंगल में इसी तरह के गेटअप में दिखता है लोगों की हेल्प करते हुए। इस लोकेशन का नाम व्हाट इफ में कहा गया है एस्ट्रा आइलैंड। कॉमिक्स में एस्ट्रा आइलैंड ही वो लोकेशन थी जहां पे ब्रूस बैनर की मदद से यूएस आर्मी टेस्टिंग करती थी। अब बैनर सैम को देख के उससे पूछता है कि इस बार क्या न्यू इशू आया है, एंड इसमें वो 3 चीजें मेंशन करता है। फर्स्ट वो कहता है एलियन, जो थैनोस का रेफरेंस हो सकता है। सेकंड इज स्पूकी विज़र्ड, जो हो सकता है इवल डॉक्टर स्ट्रेंज का रेफरेंस। एंड थर्ड वो कहता है इवल गॉड्स, जो इकलौता रेफरेंस हो सकता है लोकी का। सैम की बात सुनने के बावजूद बैनर उसकी मदद करने से इनकार करता है, ऑल्दो वो उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसके अंदर है माइटी अवेंजर प्रोटोकॉल, जो उसने ओरिजिनली क्रिएट किया था खुद को यानी कि हल्क को रोकने के लिए। अब ये कंसेप्ट भी सिमिलर है, जस्ट लाइक हल्क बस्टर, जो टोनी ने बैनर की मदद से ही क्रिएट किया था ताकि अगर हल्क कभी बेकाबू हो जाए, जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन की इवेंट में होता है, तब उसे इजीली रोका जा सके। अब सैम ये न्यूज बाकी सबसे कॉल पे शेयर करता है एंड कहता है कि दिस इज द ओनली शॉट वी हैव, वी मे नॉट गेट अनदर वन। ये डायलॉग मैच करता है स्टीव एंड नताशा के एंड गेम वाले इस डायलॉग से। This is gonna work, Steve. I know it will. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. अब काइजूस न्यूयॉर्क पे अटैक करते हैं एंड आर्मी लोगों को इवैक्यूएट कर देती है। सैम के आने तक बाकी सभी उनसे फाइट करते हैं एंड शैंग-ची के सूट के थ्रू उसकी 10 रिंग्स फाइनली 3 साल बाद फिर से एक्शन में दिखती है। अब सैम के वहां पहुंचते ही हीरोज यूज करते हैं वो प्रोटोकॉल एंड सभी अवेंजर्स के सूट्स कंबाइन होते हैं। ऐसा करने के टाइम सैम कहता है अवेंजर असेंबल, कॉल बैक टू एंड गेम फाइनल बैटल के इस सीन को। बट ऑफ कोर्स ओनली अवेंजर नॉट अवेंजर्स, बिकॉज वो लिटरली एक हो रहे हैं। अब इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो माइटी अवेंजर बनता है वो एक मेगा बॉट है। ये टोटली इंस्पायर्ड है पावर रेंजर सीरीज के मेगाजॉर्ड से, या फिर एक और एनिमेटेड सीरीज वोल्ट्रॉन में भी इसी तरह का कुछ दिखाया गया है। अब यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक अगेन चेंज होता है अवेंजर्स थीम में, लेकिन ये वाला थीम म्यूजिक एग्जैक्टली मैच होता है अवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल वाले थीम म्यूजिक से। यस, इस सीन वाला बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि ऑफ कोर्स मैं कॉपीराइट की वजह से चला नहीं सकता, बट इट वाज अ ग्रेट कॉल बैक। यहीं पे रेड गार्डियन मेंशन करता है कि जनरल ड्रेकोव उन्हें देख के चौंक जाता। ब्लैक विडो में दिखा हेड ऑफ रेड रूम है जनरल ड्रेकोव। नेक्स्ट सब मिलके काइजू से फाइट करते हैं एंड उनके वेपन्स में मून नाइट का क्रेसेंट मून शेप्ड स्पीयर एंड कैप की होलोग्राफिक शील्ड भी दिखती है। अब वो सभी छोटे काइजूस को फाइट में हरा देते हैं, लेकिन एपेक्स उनके लिए काफी पावरफुल होता है। उसकी गामा पावर्स के अगेंस्ट सभी फेल हो जाते हैं एंड फाइनली बैनर आता है टीम की मदद करने। आते ही वो कॉम्स पे सैम को कहता है ऑन योर लेफ्ट, कॉल बैक टू इसी एपिसोड की स्टार्टिंग का वो सीन। एंड देन वो यूज करता है एक गामा बॉम्ब, जिसके ब्लास्ट की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वो बन जाता है गॉडजिला लाइक लुकिंग मेगा हल्क। अब ये मेगा हल्क डेफिनेटली एमसीयू के गॉडजिला को दिखाता है। इसका लुक तो गॉडजिला से टोटली मैच करता है, लेकिन आगे 2 और रेफरेंसेस है गॉडजिला के। अब वो फाइट करता है एपेक्स से एंड मिनी काइजूस उस बैटल को होने देते हैं ताकि उनका न्यू लीडर उन्हें मिल सके। फाइट में वीक होकर हारते टाइम मेगा हल्क की मदद करने के लिए सैम अपने सूट की फिस्ट लॉन्च करता है। कॉल बैक टू इन्फिनिटी वॉर की फाइनल बैटल के इस सीन। रिकवर करते ही मेगा हल्क एपेक्स पे अनलिश करता है एक पावरफुल ब्लास्ट ऑफ ग्रीन गामा ब्रेथ। ये ऑब्वियस सा रेफरेंस है गॉडजिला की ब्लू एटॉमिक ब्रेथ का। इसी ब्लास्ट से वो एपेक्स को डिसइंटीग्रेट करके मार देता है एंड न्यू एपेक्स के रूप में काइजूस का न्यू लीडर बन जाता है। बट नाउ इंस्टेड ऑफ एंडिंग एवरीथिंग, वो न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगता है। मून नाइट उस पे अटैक करने के लिए वेपन्स रेडी करते टाइम कहता है खोंशू सेज लाइट हिम अप। यस, खोंशू इज द इजिप्शियन गॉड ऑफ मून, जिसके अवतार के रूप में मार्क स्पेक्टर को मून नाइट की पावर्स मिली थी, जो स्टोरी मून नाइट सीरीज में काफी अच्छे से दिखाई गई थी, जिसका कंप्लीट ब्रेकडाउन मैं कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो बाद में कार्ड से जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन उन्हें रोकता है सैम और खुद जाता है मेगा हल्क के माइंड से, यानी कि उसके अंदर के ब्रूस बैनर से बात करने, एंड अपनी बातचीत से वो उसे याद दिलाता है उनकी फ्रेंडशिप। इसी से अफेक्ट होके मेगा हल्क वापस ओशियन की तरफ जाने लगता है। यस, जस्ट लाइक गॉडजिला, जो फाइट्स खत्म करने के बाद वापस ओशियन की तरफ निकल जाता है। अब
ये सब होते हुए वॉचर देखता है। लेकिन लास्ट के सीन में हमें मेगा हल्क का बेस बनता दिखता है बैनर के उसी आइलैंड पे जहाँ पे वो दुनिया से छुप के रह रहा था, एंड शायद यहीं रह के उनको रूल भी करता दिखेगा, मे बी अगले 10 सालों के लिए। बट मूविंग ऑन टू एपिसोड 2, दैट इज व्हाट इफ एगाथा वेंट टू हॉलीवुड। एकदम बॉलीवुड तड़का। ये एपिसोड शुरू होता है मार्वल एनिमेशन के एक ओल्ड लुकिंग लोगो पे, जिसपे गॉन्ग बजाता है एक मेटल आयरन मैन। यस, एग्जैक्ट फर्स्ट आयरन मैन सूट का रेफरेंस। हमें स्टोरी दिखाई जाती है सेलेस्टियल्स की, जिनकी पावर्स लेते हुए एंट्री करती है एगाथा हार्कनेस, बट जस्ट एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि ये एक मूवी की शूटिंग चल रही है। ऑल्दो नोटिसेबल है ये मैजिक रून्स जो एगाथा क्रिएट करती है शूटिंग के दौरान विदाउट एनी स्पेशल इफेक्ट। ऑल्सो ये रून्स हमने एमसीयू में मल्टीपल टाइम्स पहले देखे हुए हैं। एंड हाँ, जिस स्टेज पे ये शूटिंग चल रही है उसका पैटर्न टोटली मैच करता है इटर्नल्स में दिखे सेलेस्टियल्स वाले पैटर्न से। मूवी को डायरेक्ट करते हुए दिखता है हॉवर्ड स्टार्क, जो अपना ही खुद का मूवी स्टूडियो स्टार्क पिक्चर्स चला रहा है। ऑल्सो साथ में है उसका असिस्टेंट एडविन जार्विस, यस, जो हॉवर्ड स्टार्क का बटलर था एंड टोनी के हेल्पफुल एआई सिस्टम का नाम भी रहा। बट उन रूइंस की वजह से एंड आगे चल के हमें पता लगेगा कि इस वर्ल्ड में भी एगाथा इज एगाथा, दैट इज अ विच। एगाथा को पता है कि अर्थ के कोर में सेलेस्टियल कियामत है एंड वो प्लान करती है एक रिचुअल करके उसकी पावर्स लेने का। यही सब करने के लिए वो हॉलीवुड में घुसी है एज एन एक्ट्रेस। ऑफ कोर्स हॉवर्ड स्टार्क उससे काफी इंप्रेस है एंड वो कहता है कि ये स्पेशल इफेक्ट वो कैसे कर पाती है वो उसे समझ नहीं आता, बिकॉज एक्चुअल में वो मैजिक कर रही है, स्पेशल इफेक्ट्स नहीं। एगाथा मेंशन करती है कि उसे एक को स्टार चाहिए। अब यहाँ पे भी इनके बहुत सारे कन्वर्सेशंस होते हैं जिनमें बहुत सारा वर्ड प्ले है सिमिलर टू एगाथा ऑल अलोंग सीरीज। एगाथा कहती है हाउ कैन आई स्टील द शो व्हेन देयर इज नो वन टू स्टील इट फ्रॉम, ऑफ कोर्स रेफरिंग टू उसकी पावर्स छीनने वाली, स्टील करने वाली आदत जो हमने एगाथा ऑल अलोंग सीरीज में देखी थी। यहाँ हॉवर्ड कुछ लेजेंडरी हॉलीवुड एक्टर्स के नाम मेंशन करता है, जिनमें आते हैं हम्फ्री बोगर्ट, क्लार्क गेबल, कैरी ग्रांट एंड सेसिल बी डिमिली। बट एगाथा की डिमांड होती है ओनली एक स्टार कास्ट करने की, दैट इज किंगो। यस, इटर्नल्स का एक मेंबर जिसकी पावर्स सभी बाकी इटर्नल्स के सिमिलर सुपर ही है, बट ये फिंगर से पिस्टल ब्लास्ट करता है जो उसे थोड़ा यूनिक बनाती है। हमें दिखता है उसकी मूवी का पोस्टर जिसका नाम है आयल ऑफ थंडर, एंड शो में आगे चल के उसके और भी मूवीज के पोस्टर्स हमें देखने मिलते हैं। ये एक फन रेफरेंस है 2021 की इटर्नल्स का, जहां इसी तरह के कई सारे पोस्टर्स हमें देखने मिले थे। अब होती है किंगो की एंट्री स्टार्क पिक्चर्स के स्टूडियो में, जहां पीछे हमें दिखता है साइन हॉलीवुड लैंड का। ये आइकॉनिक साइन एक्चुअल में हॉलीवुड का पहला नाम था। इसे 1949 में शॉर्ट करके सिर्फ हॉलीवुड रख दिया गया। अब इस मूवी की शूटिंग शुरू होती है जिसका नाम है गैलेक्टिक क्वीन, जो ऑफ कोर्स एगाथा हमेशा से बनना चाहती थी। बट इसी नाम के नीचे कैमरामैन का नाम भी है एस डंस्टन, जो रेफरेंस है साइमन डंस्टन का, जो इस सीरीज के सिनेमाटोग्राफर थे। अब किंगो एक बॉलीवुड स्टाइल हिंदी सॉन्ग पे डांस करता है जिसके स्टेप्स काफी फनी है, स्पेशली एनिमेटेड फॉर्म में फास्ट फॉरवर्ड किए हुए। यहाँ पे हमें दिखता है उसका ब्लू कलर का ड्रेस जो इटर्नल्स में उसके डांस नंबर वाले ड्रेस से मैच करता है। ऑल्सो उसके कुछ डांस स्टेप्स भी अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो काफी सिमिलर दिख रहे हैं। फिर एगाथा की एंट्री के बाद दोनों का डांस ऑफ होता है। साथ ही में दोनों के कन्वर्सेशन में पता चलता है कि वो लास्ट इटर्नल है जिसकी पावर्स एगाथा लेना चाहती है। वहीं किंगो रिवील करता है कि उसे एगाथा का प्लान पता है बट वो उसे रोकने आया है। अब यहाँ किंगो जब अपनी पावर शूट करता है तो एगाथा उसे ब्लॉक करती है थेना की पावर से, जो चीज किंगो भी पॉइंट आउट करता है। थेना वो इटर्नल है जो अपनी पावर से शील्ड प्रोजेक्ट कर सकती है। एगाथा यहाँ कंफर्म करती है कि उसने थेना के अलावा मक्करी, द स्पीडस्टर एंड गिलगमेश द स्ट्रॉन्ग मैन एंड बाकी सभी इटर्नल्स की पावर्स भी ले ली है। इस शूटिंग हॉल से सभी के जाने के बाद जब किंगो उसे कन्फ्रंट करता है ये कह के कि शी किल्ड हिज फ्रेंड्स, एगाथा कहती है शी बोरोड देयर पावर। अब एगाथा ऑल अलोंग सीरीज ने टोटली रिवील किया कि एगाथा सालों से इसी तरह बाकी विचेस की पावर्स बोरो करती आ रही है, एंड यहाँ पे भी उसका सेम चीज कहना काफी फनी था। अगेन एगाथा ऑल अलोंग सीरीज का ब्रेकडाउन मेरा 2024 का लास्ट एमसीयू प्रोजेक्ट था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कर लेना। बट एगाथा उससे झूठ कहती है कि वो इस सेलेस्टियल को मार के अर्थ को बचाना चाहती है, एंड इनफैक्ट वो प्रॉमिस करती है कि उसके रिचुअल खत्म होने पे वो बाकी इटर्नल्स को भी रिलीज कर देगी। लेकिन किंगो उसे बताता है अरिशम के बारे में,
वो सेलेस्टियल जिसने इटर्नल्स को क्रिएट किया है उसी ने अब किंगो को प्राइम इटर्नल बनाया है, जिसका काम है टियामट को प्रोटेक्ट करना। एंड यस, यहाँ उसी टियामट की बात हो रही है जिसे 2021 में फ्रीज कर दिया गया था। बट वरी नॉट, इस साल की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में उसी के ऊपर बैटल होने वाली है। लेकिन यहाँ पे उन दोनों को बैटल नहीं करनी पड़ती क्योंकि एगाथा किंगो को 3 मूवी का ऑफर करती है और वो मान जाता है। किंगो के बिट्रेयल का पता चलते ही अरिशम उन्हें समन करता है, बिल्कुल इटर्नल्स के इस सीन की तरह। एंड अरिशम इंस्टेंटली डिसाइड करता है अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का, जिसके लिए एगाथा एंड किंगो को रिचुअल इमीडिएटली करना पड़ेगा। अब ये दोनों स्टार्क की पार्टी में जाते हैं एंड मूवी क्लाइमैक्स शूट करने के बहाने उनकी मदद भी मांगते हैं। क्लाइमैक्स की लोकेशन पे जाने के लिए किंगो अपनी स्पेसशिप लाता है, यस वही डोमो स्पेसशिप जो इटर्नल्स को अर्थ तक लेके आई थी। एगाथा को यहाँ विच एंड किंगो को स्पेस एलियन बुलाया जाता है, बट किंगो करेक्ट करता है कि वो स्पेस रोबोट है। इटर्नल्स के एंड में ये रिवील हुआ था कि इटर्नल्स को क्रिएट किया गया है हाईटेक रोबोट्स के रूप में, जिन्हें अरिशम ने प्रोग्राम करके यहाँ भेजा था। ये बात सुन के जारविस काफी शॉक होता है, बट उसे क्या पता कि आगे चल के उसके नाम का भी एक एआई रोबोट बनेगा। बट तभी हॉवर्ड रिवील करता है कि उसे ये सब कुछ ऑलरेडी पता था एंड वो उनकी हेल्प के लिए रेडी होता है, बस वो सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहता है। स्पेस में हमें दिखता है वाटू द वॉचर जो अरिशम को अर्थ की तरफ ट्रैवल करते हुए देखता है। नीचे अर्थ पे कैमरा सेटअप होते ही एगाथा अपनी कॉस्ट्यूम में लैटिन स्पेल्स बोलती है एंड उसकी पर्पल पावर्स हमें कैंडल्स की लाइट में दिखती है। किंगो की पावर्स ड्रेन करके उसका स्पेल कंप्लीट होता है एंड वो अर्थ में से टियामट की पावर्स ड्रेन करके सेलेस्टियल बन जाती है। पावर्स मिलते ही उसका इटर्नल्स लेवल प्रोजेक्शन अर्थ के बाहर स्पेस में बनता है। अरिशम के आते ही इन दोनों में फाइट होती है एंड एगाथा उस पे 3-4 ऐसी हिट्स करती है जो मिस होते हैं, बट दिस वाज एगाथा's एक्टिंग। वो अपनी पावर स्पेस से वापस यूज करती है अरिशम को ट्रैप करके उसकी पावर्स भी छीनने के लिए, जिससे अरिशम मर जाता है। अब ये डिस्ट्रैक्शन वाली स्ट्रेटेजी ऑफ कोर्स वांडा विजन सीरीज से ली गई है, जो चीज वांडा ने फिनाले बैटल में एगाथा को हराने के लिए यूज की थी। अब अरिशम को मारने के बाद वो उन्हें नील करने को कहती है, बट किंगो प्रोजेक्शन के थ्रू उस तक जाके एक स्पीच देता है एंड उसे कन्विंस करता है टू गिव अप द सेलेस्टियल पावर्स एंड उसे ज्वाइन करने को मूवी वर्ल्ड में। ऑल्सो एगाथा उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और मान जाती है। अब प्रीमियर होता है उसकी मूवी कॉस्मिक क्वीन का। थिएटर के बाहर मीडिया को एड्रेस करते हुए हॉवर्ड से जब पूछा जाता है कि उसकी वेपन इंडस्ट्री का क्या हुआ, तो वो कहता है कि वॉर इज द थिंग ऑफ पास्ट, सिनेमा इज द फ्यूचर, हिंटिंग कि इस हॉवर्ड की लेगेसी एमसीयू के हॉवर्ड से काफी अलग होने वाली है। उनके कन्वर्सेशन में किंगो कंफर्म करता है कि एगाथा ने एजैक और बाकी इटर्नल्स को रिवाइव कर दिया है एंड अभी वो सब टेंशन में है कि सेलेस्टियल अरिशम की डेथ का बदला लेने बाकी सेलेस्टियल्स अर्थ पे आएंगे। बट एगाथा कहती है कि दे कैन वेट फॉर अ सीक्वल। अफसोस व्हाट इफ का एक और सीक्वल नहीं आएगा। एंड में हमें कॉस्मिक क्वीन के न्यू पोस्टर पे सेलेस्टियल एगाथा एंड किंगो दिखते हैं। बट जब फाइनली उआटू आके मूवीज की हैप्पी एंडिंग की बात करता है, उसके साथ कुछ और सेलेस्टियल्स के प्रोजेक्शन दिखते हैं, हिंटिंग कि वो जल्दी ही अटैक करने वाले हैं। ऑल्सो ये सीन इनडायरेक्टली हिंट देता है इटर्नल्स 2 का भी, जो शायद ही कभी फ्यूचर में आए। अगर आती तो उसमें क्या हो सकता था, इवन दो करंट मोमेंट पे उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर इटर्नल्स की टीम हमें कहीं दिखती है तो वो किसी अवेंजर लेवल मूवी में दिखेगी। बट यस, बैक टू व्हाट इफ, यहीं पे एपिसोड 2 भी खत्म होता है। अब इन दोनों एपिसोड्स में से अगर कोई डिटेल मैंने मिस कर दी है तो कमेंट में लिख के मुझे बताना। ऑल्सो अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।